दोस्तों एसएससी जीडी को निकालना चाहते हैं आप, तो अभी जो पेपर चल रहे हैं लगातार 27 तारीख से 27 अप्रैल से, तो आपको महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना होगा कि हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, मैथ में क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है और आपके जीएस में क्या पूछा जा रहा है। तो सारे के सारे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि यदि ऐसे आप कर लेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका पेपर नहीं रुकेगा। हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदी में ज़्यादातर क्या पूछा जा रहा है, कैसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। हिंदी की बात करें तो ज़्यादातर गद्यांश में पुलिस प्रशासन से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। एक गद्यांश दे दिया जा रहा है जिसमें सारे के सारे पुलिस प्रशासन के बारे में बात की जा रही है कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है, पुलिस का क्या काम होता है, सीआईएसएफ का क्या काम होता है, सीआरपीएफ का क्या काम होता है। इस प्रकार के गद्यांश पूछे जा रहे हैं। उसमें पाँच क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि गद्यांश में पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बना दिए जा रहे हैं, जैसे कि वो आपका गद्यांश दे दिया, 5 क्वेश्चन वो पूछ लिए, अब वही क्वेश्चन फिर से आपको दूसरे सवालों में दे दिए और ऑप्शन अलग से बना के दे दिए। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कारक समास संधि से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मुश्किल से तो आ जाएंगे, कोई शब्द में आ रहे हैं, कोई शब्द में नहीं आ रहा है। लेकिन आपका पुलिस प्रशासन से संबंधित जो सवाल पूछे जा रहे हैं गद्यांश के तौर पे, वो लोकोक्ति या मुहावरे पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द एकाध आ रहा है, पर्यायवाची भी एकाध आ रहा है, किसी शब्द में नहीं आता है, विलोम शब्द किसी में आ रहा है, और इसी प्रकार से सवाल बन रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध करने वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना। शुद्ध से अशुद्ध करना, अशुद्ध से शुद्ध करना, यानी अशुद्ध से शुद्ध करने की बात करें तो ज़्यादा आसान होता है करना, ज़्यादा कठिन भी हो सकता है शुद्ध से अशुद्ध करना। शुद्ध से अशुद्ध करना तो जल्दी कर लोगे, लेकिन अशुद्ध से शुद्ध करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो अशुद्ध से शुद्ध करने का पूछा जा रहा है ज़्यादा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हिंदी। हिंदी में यदि ये टॉपिक कर लेंगे गद्यांश पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, उसकी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पता नहीं होता है गद्यांश का क्या पूछा जाएगा, लेकिन हाँ गद्यांश यदि आपने पढ़े होंगे, जाने होंगे बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्स में, तो गद्यांश में बहुत आसान होता है, बहुत आसान तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो ये कर लोगे आप। इसमें 16-17 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, इतना है हिंदी में, हिंदी आसान आ रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं मैथ पे चलते हैं। तो मैथ में जाने के लिए आपको महत्वपूर्ण टॉपिक आपके जो हैं अर्थमेटिक से ज़्यादा आ रहे हैं। अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा आपका आ रहा है प्रॉफिट लॉस वाला पोर्शन आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, और आपके आ रहा है परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी तो नंबर सिस्टम से भी आ रहा है, और आपके इसकी बात करें हम, नंबर सिस्टम आप तैयार कर लो, प्रॉफिट लॉस तैयार कर लो, और आपकी रेलगाड़ी से हर एक शिफ्ट में सवाल आने की संभावना आता है, और रेलगाड़ी से आ रहा है। पाइप टंकी का नहीं आ रहा है, फिर भी आपने किया है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाव धारा वाला किसी में पूछा जा रहा है, किसी में नहीं पूछा जा रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं औसत से भी सवाल बने। एक किसी शिफ्ट में एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर भी पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस में बहुत मुश्किल में क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस में आ रहे हैं तो आपके मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, सवाल बन रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगल दे देंगे, या आपका वृत्त दे देंगे, या आपका रेक्टेंगल दे देंगे, चतुर्भुज दे देंगे। तो ये यहाँ से सवाल कुछ पूछे जा सकते हैं। तो आपका मैथ में ये वाले टॉपिक कर लो आप, और इसमें हिंदी में जो मैंने बताया वो कर लो। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहा है। रीजनिंग में जो टॉपिक आने की संभावना है, सबसे पहले रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का है, जहाँ से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 से 5 क्वेश्चन भी, किसी में 2 क्वेश्चन, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। तो सब चैप्टर हैं। ऐसा कौन सा चैप्टर है जो नहीं आ रहा है। घड़ी वाला, क्लॉक वाला चैप्टर नहीं आ रहा, अधिकतर छात्र यही कहते हैं नहीं आएगा। कोडिंग उसमें क्लॉक में ब्लड से आ रहे हैं, कैलेंडर से भी आ रहे हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सीरीज है, क्लॉक है,
कोडिंग डिकोडिंग है, और क्लॉक से नहीं आ रहा है, कैलेंडर से, ब्लड रिलेशन से और आपके कोडिंग डिकोडिंग से। ये चैप्टर हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी तो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, लेकिन क्लॉक की बहुत सारे बच्चों ने बताया कि क्लॉक से सवाल नहीं बन रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ वो आने की संभावना भी कम है। मतलब जो मैं सवाल बता रहा हूँ वो यदि टॉपिक कर लेते हैं आप तो ज़्यादा सही रहेगा। रीजनिंग है। अब आते हैं हम जीएस पे। देखो, जीएस को पढ़ने के लिए एक तरीका होना चाहिए। जीएस में क्या पूछा जा रहा है ये जान लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स पे चलेंगे। करंट अफेयर 2021 से लेके 25 के बीच में करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2021 की, 22 की, 23 की, 24 की योजनाएं, सरकारी योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। योजनाएं कौन कौन सी हैं, इवेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड कि हमारा अभी खुशहाली में कितना स्थान है, भूखमरी में कितना स्थान है, ये इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में कितना स्थान आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने भी पुरस्कार मिले हैं, अर्जुन अवार्ड क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपकी फिल्म फेयर अवार्ड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स है। स्पोर्ट हुआ, सरकारी योजनाएं हुआ, इंडेक्स हुए, और आपके इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि लोक नृत्य। हर एक शिफ्ट में लोक नृत्य आने की संभावना है। हर राज्य से रिलेटेड लोक नृत्य को, आपको डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी देख सकते हैं। लोक नृत्य के बाद राइटर नेम, बुक्स राइटर नेम भी कुछ जो महत्वपूर्ण अभी जो हाईलाइट बुक्स हैं, जो खबरों में हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके राइटर के नेम पता होना चाहिए। तो कोई ना कोई पूछ लिया जा रहा है। अब ये आपका हो गया आपका स्टैटिक में लोक नृत्य। अब सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है ना। अब यहाँ से चलते हैं हम समुद्री तट से लगे हुए राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 राज्य हैं हमारे समुद्र तट से सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की है, सबसे कम तटीय सीमा कौन से राज्य की है, किस राज्य में खारे पानी की झील है, किस राज्य में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। समुद्री तट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानना जरूरी है। गुजरात के बारे में जानना, कोंकण तट कहाँ से लेके कहाँ तक है, कोरोमंडल तट कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये तटीय सीमा से। हिमालय से रिलेटेड आपके लिए पूछा जा सकता है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय से रिलेटेड। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी क्यों रहता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं या नहीं बनाती हैं, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, है ना। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, और कौन सी नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी जान सकते हैं। तो महत्वपूर्ण नदी आपकी हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक सतलुज नदी है, झेलम नदी है, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है, गोदावरी नदी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ये नदियों का हो गया, नदियों की सहायक नदियों के हो गए। लंबाई का, कम का, कौन सी नदी कौन से कहाँ पर किससे जाकर मिलती है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नदियों का, झीलों के बारे में बता दिया है, नदियों के बारे में बता दिया है। अब दर्रे के बारे में बात करें, पासेस के बारे में बात करें तो इनको भी पढ़ लेना है। दर्रे पढ़ लेना है, नदियाँ पढ़ लेना है। अब बात करते हैं हम पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में आपके सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकारों को आर्टिकल कितने से कितने तक में लिया गया, कौन से भाग में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर
कहाँ तक दिए गए हैं, आप बता सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट जो हुए हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, और पार्लियामेंट से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है तो हमें हाई कोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, हाई कोर्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण समितियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये पॉलिटी है जहाँ से, हाँ, पॉलिटी में प्रस्तावना से भी रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में 42वां संविधान संशोधन, इससे भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते थे, इसको भी ध्यान देना होगा आपको। और इसके बाद आपके पॉलिटी हो जाता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी के। आप चलते हैं हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपका आधुनिक हिस्ट्री। गांधी जी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। इरविन समझौता हुआ, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे करो या मरो का नारा किसने दिया, नारे से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे कि अभी काफ़ी ट्रेंड में रहा है, तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है किसका नारा था। और आधुनिक भारत से सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हुए उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बंगाल विभाजन से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आधुनिक भारत में। आपके बाद बात करते हैं हम इसमें मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में मुग़लों से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। हर्यक वंश शुरुआत वाला हमारा हिस्ट्री का पीरियड है प्राचीन इतिहास में, वो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारत में बात करते हैं तो गुप्त काल के बारे में पूछा जा सकता है। और गुप्त काल के बाद आपका मौर्य वंश के बारे में पूछा जा सकता है, सिकंदर के बारे में पूछा जा सकता है, अशोक महान के बारे में पूछा जा सकता है, सम्राट। अब इसके बाद हाँ, यहाँ पे चलते हैं हम मुग़लों के साम्राज्य में। तो मुग़लों में अकबर के बारे में जान सकते हैं, महत्वपूर्ण क्योंकि अकबर है। बाबर के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, युद्ध जो हुए हैं, पानीपत का युद्ध हुआ है, तराइन का युद्ध हुआ है, ये सारे के सारे युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके हिस्ट्री के लिए। अच्छा, प्राचीन में चलते हैं तो प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और उसके बारे में हर्यक वंश के बारे में, बिंबिसार के बारे में पूछा जा सकता है। और उसके बेटे अजातशत्रु के बारे में पूछा जा सकता है। कालाशोक के बारे में पूछा जा सकता है, कालाशोक किसको कहते हैं। और शुंग वंश के बारे में पूछा जा सकता है। शुंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से पूछा। मगध साम्राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। बौद्ध समितियों के बारे में पूछा जा सकता है। जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो ये आपकी हिस्ट्री है, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी के बारे में बता दिया, अब स्टैटिक भी बता दिया, सारे टॉपिक बताए। इकोनॉमी में आर्थिक बजट के बारे में पूछ सकते हैं, यदि जानना चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। हमें आपको बेसिक समझ होना चाहिए इकोनॉमी की कि आपकी रेपो रेट क्या है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। बैंक दर क्या होती हैं। अच्छा, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कौन सी बैंक सबसे पहली बैंक है, कौन सी बैंक मिलकर के दूसरी नई बैंक बनी, इस प्रकार की चीज़ें आप जान सकते हैं इकोनॉमी से। इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है पैसेज आ रहा है। जैसे हिंदी में पैसेज आ रहा है, इसी इंग्लिश में भी पैसेज आ रहा है। पैसेज में दे दिया गया है, 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें एरर के बारे में पूछा जा रहे हैं कि सेंटेंस एरर के बारे में। ये सेंटेंस एरर आप जब ही पूरा सही कर पाएंगे जब आपको टेंस के बारे में पता होगा। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होगा। जैसे कि आपको टेंस दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल के बारे में जब आपको पता होगा तभी बना पाएंगे। जैसे ही गो टू मार्केट, अब ये सेंटेंस आपको कैसे पता है कि ये सही है कि गलत है, तभी पता होगा जब आपको टेंस पता होगा। ही गो टू मार्केट, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की
एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वर्ब सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ में आपको वर्ब के साथ में ऐसे एस जोड़ना होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब तो डू डज होती है इसमें। तो जैसे इसमें बनाया ही गो टू मार्केट, तो गो लगा हुआ है और जबकि आपका सब्जेक्ट ही है, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आपको ऐसे एस लगाना है वर्ब के साथ में। तो इस सेंटेंस बना है ही गो टू मार्केट, तो ये गलत है, गो इसमें होना चाहिए इसका गोज। तो ये एरर है इसमें, ही गोज टू मार्केट। इसके बारे में आपको पता होगा, तभी आप क्लियर से आप इसको आगे बना सकते हैं। सेंटेंस बनाना सही आना चाहिए, टेंस आप नेगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, अब इसी को बनाना है आपको नेगेटिव। जैसे ही गोज टू मार्केट है, इसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप यदि सिंपल दिया हुआ है, सिंपल दिया होगा ही गोज टू मार्केट, अब उसमें पूछ लिया कोई टेंस कि इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें डज क्यों लगा है, क्योंकि सिंगुलर के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में हम डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ में डू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार की आपकी ग्रामर सही होना चाहिए। ऐसे ही आपको एक्टिव पैसिव पता होना चाहिए, ऐसे ही आपको नरेशन पता होना चाहिए। तो ये आप एरर भी छांट सकते हैं, पैसेज हो गया, एरर हो गया, बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ रहे हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यदि आप ये सारे टॉपिक ऐसे कर लेते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी पेपर आपका रोक सकता है। एसएससी जीडी में इतना कर लेंगे तो रुकेगा ही नहीं, बाकी आप फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा। आपके जो भी डाउट रह जाते हैं कमेंट करिए, वो सारे के सारे डाउट पूरे करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।